जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, सोचिए, आप हिमालय की ऊंचाइयों पर चल रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, हवा की सरसराहट और गहरी खामोशी है। और अचानक बर्फ के नीचे से आपको इंसानी हड्डियां दिखाई देने लगती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों। ये किसी युद्ध का मैदान नहीं है, ना ही ये किसी पुराने कब्रिस्तान की जगह है, बल्कि ये एक झील है। नाम है रूपकुंड, जिसे दुनिया स्केल्टन लेक के नाम से जानती है। हजारों फीट ऊपर एक छोटी सी जमी हुई झील, जो हर साल गर्मियों में अपना रहस्य खोल देती है। दोस्तों, रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित है, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर। यह जगह इतनी दुर्गम है कि वहां पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यहां इतनी ठंड होती है कि सांस भी जैसे जमने लगती है। झील का व्यास सिर्फ 40 मीटर और गहराई 3 मीटर है। 40 मीटर की छोटी सी झील पर इतिहास इतना भरी है कि पूरी दुनिया का रिसर्च का केंद्र बन गई है। इसके अंदर और आसपास पड़े कंकाल इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। गर्मियों में बर्फ पिघलते ही पानी साफ होता है और उसके नीचे से इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां साफ दिखाई देती है। आज तक झील के आसपास 600 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां पाई जा चुकी हैं। कोई खोपड़ी, कोई पसली, कोई पूरी हड्डी। कुछ हड्डियां अब भी मांस के टुकड़ों के साथ जमी हुई मिलती है। कुछ इतनी संरक्षित है कि उनके बाल, नाखून और कपड़े अब तक भी बचे हुए हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम है और तापमान बहुत ठंडा रहता है। यह कंकाल किन लोगों के हैं? क्या यहां कोई युद्ध हुआ था, या किसी दैवीय प्रकोप के शिकार हुए हैं, या किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं? अगर शिकार हुए भी हैं तो कहां से आए इतने यहां लोग? क्यों आए? ये कौन लोग थे? ऐसे कई सारे अनसुलझे से सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। पर पहाड़ चुप है, हवा बह रही है और लगता है जैसे समय यहां रुक गया हो। तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह है कि ये कंकाल पहली बार कैसे मिले। वर्ष 1942 में ब्रिटिश काल के दौरान फॉरेस्ट रेंजर एच.के. माधवाल ने इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते समय झील में बड़ी संख्या में मानव अवशेषों को देखा। उस समय दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो लोगों को लगा कि शायद ये जापानी सैनिक होंगे। लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल बहुत पुराने हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों का आना शुरू हो गया। सबका पहला सवाल यही था कि ये लोग यहां आए कैसे, और आए तो आए, मरे कैसे? स्थानीय लोग कहते हैं कि यह देवी नंदा देवी की भूमि है। यहां सम्मान से चलो, वरना पहाड़ सजा देते हैं। एक पुरानी कहानी है जो इन घाटियों में बहुत प्रचलित है। किसी राजा ने अपने रानी, नौकर चाकर और शाही टुकड़ों के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया, शाही धूमधाम और गाने बजाने के साथ। राजा ने शराब पी और नाच गाना शुरू कर दिया और देवी के नियम तोड़ दिए। कहा जाता है कि देवी नाराज हो गई और फिर अचानक ऐसे ओले गिरे जैसे लोहे की गेंद हो। पूरा दल वहीं खत्म हो गया। आज भी यहां की औरतें एक लोकगीत गाती हैं, जैसे किसी पाप का परिणाम सुनाती हो। पहले तक रिसर्चर्स भी मानते थे कि शायद यही तीर्थयात्री मरे होंगे। 1950 से लेकर 2003 तक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बोन स्टडी की। वैज्ञानिकों ने जब हड्डियां जांची तो स्कल में गोल चोटें मिली, जैसे ऊपर से राउंड ब्लंट ऑब्जेक्ट टकराया हो, ऐसे जैसे किसी बड़े गोल पत्थर या ओले से चोट लगी हो। यानी हेल स्ट्रॉम थ्योरी स्ट्रॉन्ग लगने लगी। साथ ही वहां मिले पुराने चमड़े के जूते, लकड़ी
और भोजपत्र के छाते के टुकड़े, सीप और कांच की चूड़ियां, ये किसी सेना या लड़ाई का सामान तो हरगिज नहीं था। ये तीर्थयात्रियों के सामान जैसा था। धीरे धीरे ये बात मजबूत होती गई कि शायद ये तीर्थयात्री थे जो खराब मौसम में मारे गए। लेकिन विज्ञान हमेशा सवाल पूछता है। और फिर 2019 में आया गेम चेंजर डीएनए और रेडियो कार्बन स्टडी। सबको लगा कि अब असली सच मिल जाएगा, लेकिन सच तो और भी चौंकाने वाला निकला। डीएनए रिपोर्ट बोली, भाई ये एक ही साल में मरे लोग नहीं हैं, यहां दो अलग अलग समय के लोग हैं। पहला समूह लगभग 800 ईस्वी का है। ये भारतीय हैं। इनकी पहचान यहीं के तीर्थयात्री से जुड़ती है। लेकिन दूसरा समूह लगभग 1800 ईस्वी का है और ये लोग भारतीय नहीं थे। इनका डीएनए ग्रीस और टर्की जैसे जगहों से मिलता जुलता है। भोजन की आदतें भी अलग अलग बताई जाती हैं। इनमें मांस और गेहूं आधारित आहार के प्रमाण मिले, जबकि भारतीय समूह में चावल और पौधों पर आधारित डाइट थी। और पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? एग्जैक्ट 1000 साल का गैप है दो बैचों के मौत के बीच। दो अलग अलग समूह यहां पर आए और मरे। ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी। दोस्तों, क्यों मरे ये लोग, इसका कोई प्रमाणिक कारण तो नहीं उपलब्ध है, पर संभावित कारण यह हो सकता है कि पहला समूह शायद नंदा देवी यात्रा के दौरान आया हो और अचानक आए ओलों और बर्फीले तूफान और ठंड से मर गया हो। लेकिन दूसरा समूह विदेशी यात्री थे। क्यों आए, कैसे आए, आज भी रहस्य है। शायद वे खोज करता थे, शायद तीर्थयात्री या फिर रोमांच प्रेमी। लेकिन प्रकृति ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। यह हिमालय द्वारा दिया गया सीख है। हिमालय क्या सिखाता है? हिमालय हमें सिखाता है कि प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए प्रकृति की इज्जत करनी चाहिए। रूपकुंड सिर्फ कंकाल नहीं है, यहां इंसानों की कहानियां दबी हैं। भक्ति, घमंड, प्रकृति का प्रकोप, साहस और रहस्य सब कुछ मौजूद है। और सच कहें तो नेचर के सामने कोई ईगो नहीं चलता। 5000 मीटर की ऊंचाई पर रूल सिर्फ एक है, सर्वाइव इफ यू कैन। रूपकुंड हमें बताता है कि हिमालय सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बेहद कठोर भी है। यहां प्रकृति के सामने इंसान बौना है, चाहे राजा हो, यात्री हो या वैज्ञानिक। प्रकृति सबको एक नजर से देखती है। इतिहास ने यहां 2 बार सबक दिया है, अहंकार मत करो और पहाड़ को हल्के में मत लो। अब आज की स्थिति क्या है वहां की? दोस्तों, आज रूपकुंड को संरक्षण की जरूरत है। आज क्लाइमेट चेंज से झील सिकुड़ रही है। आज रूपकुंड पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण बन रहा है। कई लोग बिना सोचे हडिया उठा लेते हैं या यहां गंदगी फैलाते हैं। झील भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही है। अगर ध्यान नहीं रखा गया तो ये इतिहास धीरे धीरे मिट जाएगा और विज्ञान और इतिहास दोनों का नुकसान होगा। रूपकुंड कोई हॉरर जगह नहीं है, ये इतिहास है। ये इंसानी जिज्ञासा, विश्वास और प्रकृति के संतुलन की कहानी है। और शायद ये हमें याद दिलाने आया है कि कभी कभी कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। जब आप पहाड़ जाएं तो बस इतना याद रखिए, प्रकृति मेहमानों को तो पसंद करती है, पर घमंडियों को कभी माफ नहीं करती। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि क्या आप नेचर से प्यार करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर यह रहस्यमयी कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।